जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में आपका हिंदी का एग्जाम है। ठीक है, हिंदी में हम लोग कवर करेंगे हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है हिंदी का HND 303। टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, वो भी नोट्स के साथ है। ठीक है, नोट्स के साथ, नोट्स को मिस मत करिएगा, नोट्स का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ये आपके हमेशा काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके काम आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। पहला प्रश्न है आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी संग्रह कौन सी है, बताइए। तो इनमें ऑप्शन नंबर सी है उन्मादिनी। क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक कहानी संग्रह। ठीक है, मैं नोट्स भी आपको दिखा रहा हूँ, तो नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इनमें से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने 3 कहानी संग्रह लिखी। कौन कौन सी भैया? बिखरे मोती 1932 में लिखी थी इन्होंने, उन्मादिनी 1934 में लिखी थी, सीधे सीधे चित्र 1947 में लिखी थी। ठीक है, ये वर्ष भी आपसे पूछता है, और ज़रूरी नहीं है उन्मादिनी पूछे, बिखरे मोती भी और सीधे सीधे चित्र भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो ध्यान में रखेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो एक लाइक कर दीजिए तुरंत। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न है, कविता संग्रह इनकी कौन कौन सी है भैया? मुकुल 1930 में लिखा गया था, त्रिधारा, मुकुल और त्रिधारा इनका क्या है? कविता संग्रह है। ठीक है, याद रखेंगे। इनकी जीवनी क्या है? मिला तेज से तेज इनकी जीवनी है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कहानियों या हिंदी साहित्य सम्मेलन का सिमरिया पुरस्कार, ठीक है, सिमरिया पुरस्कार से 2 बार प्राप्त हुआ था इनको। ठीक है, याद रखेंगे, सिमरिया पुरस्कार 2 बार प्राप्त हुआ था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, अभी आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, बूंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आएगा जरूर। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है, इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जितने भी दोस्त हैं आपके व्हाट्सएप पर। ठीक है, क्योंकि इसमें नोट्स भी है, नोट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा, तो आप लोग भी अपने दोस्तों का सहायता करिए। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं, बताइए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है ये, वीरों का कैसा हो वसंत। इस कविता के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। चलिए, एक प्रश्न को 2 बार 3 बार इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देख कर जवानी, प्रस्तुत कविता के रचयिता हैं। तो इस कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न क्या भैया? पांचवा प्रश्न है, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, छठे सेमेस्टर में भी इसी तरह से धमाकेदार तैयारी करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, क्लास और PDF दोनों एक साथ मैं सेंड करता हूं, तो आप PDF भी डाउनलोड कर लेंगे और क्लास भी। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, श्रीमती सुभद्रा चौहान किस काव्यधारा की कवियत्री मानी जाती हैं? तो यह राष्ट्रीय चेतना काव्यधारा की कवियत्री मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मुकुल पुस्तक की रचना सुभद्रा जी ने कब किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सन 1930 ईस्वी में मुकुल पुस्तक की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 8वां नंबर क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी अमर रचना कौन सी है? यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की अमर रचना कौन सी है भैया? तो झांसी की रानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8वें का। अगला प्रश्न आपका देखेंगे, 9वां नंबर क्या पूछा है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने पहली कविता किस नाम से लिखी थी? तो पहली कविता यह नीम के नाम से लिखी थी इन्होंने। तो 9वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, याद रखेंगे। 10वां प्रश्न क्या है भैया? भारतीय डाकघर विभाग ने सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट किस वर्ष जारी किया? तो यह कब जारी किया था? तो 6 अगस्त 1976 को जारी किया था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे डाकघर से, और प्रकाशन वर्ष भी आपका ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो याद रखेंगे। ठीक है, देखिए, माखनलाल की कवि माखनलाल की कवि हिंद तरंगिणी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी?
तो यह कब प्रकाशित हुई थी? तो 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। हिंद तरंगिणी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1949 में। हिंद तरंगिणी किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 12 नंबर क्या पूछा है? निम्न में से कौन बाल गंगाधर तिलक के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यह राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी जो थे वह बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा है दोस्तों? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखेंगे 14 नंबर क्या पूछा है? देखिए माखनलाल चतुर्वेदी ने मासिक पत्रिका प्रभा का संपादन किस वर्ष किया? तो ये कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है कि जो मासिक पत्रिका प्रभा थी, ठीक है, इसका संपादन वर्ष कितना है, ठीक है। इस तरह से भी पूछता है और इस तरह से भी पूछेगा। तो याद रखिएगा 1913 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने प्रभा पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है, याद रखेंगे। 14 का ऑप्शन नंबर बी है 1913। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी को देव पुरस्कार से नवाजा गया। कब नवाजा गया था? तो 1943 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस लिए सम्मानित किया गया था? तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नोट्स को ध्यान से पढ़िए आप क्या लिखा है इसमें। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को कविता संग्रह हिम किरीटिनी के लिए 1943 में देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 16 नंबर क्या है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊं किस कवि की रचना है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका देखेंगे 17वां क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी को किस वर्ष पद्म भूषण से विभूषित किया गया? तो इन्हें 1963 ईस्वी में, ठीक है, पद्म विभूषण से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1963 में। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। देखिए इसमें नोट्स भी हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से किस रचना के लिए माखनलाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इनकी हिम तरंगिणी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नोट्स में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए 1955 में, ठीक है, 1955 में मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। हिम तरंगिणी के लिए उन्हें पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी को छायावादी युग का प्रमुख कवि माना जाता है, ठीक है। उनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। मैंने यहाँ पर उनकी काव्य रचनाएं टाइपिंग की है, ध्यान में रखिएगा। ये सभी आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। हिम किरीटिनी, युग चारण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, बेड़ू लो गुंजे धारा, ठीक है। ये सभी उनकी कविताएं हैं, उनकी रचनाएं हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछेगा, ठीक है। बिजूरी काजल आज रही, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ अन्य प्रसिद्ध गद्यात्मक रचनाएं, ठीक है। गद्यात्मक रचनाएं इनका कौन सा है? कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे, ठीक है। ये क्या है? इनकी गद्यात्मक रचनाएं हैं, याद रखेंगे। चलिए इसमें अगला नोट्स भी ध्यान से पढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी को 1963 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था, ठीक है। ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाले उनके कार्यों के लिए उन्हें युग चरण कहा जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है कि युग चरण किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या भैया? माखनलाल चतुर्वेदी किस युग के कवि हैं? तो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो छायावाद युग के कवि हैं। 19 का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। हवा में पढ़ेंगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते चलिए। 20 नंबर क्या भैया? 20 नंबर प्रश्न है माखनलाल का जन्म वर्ष कौन सा है? तो बताइए। यह 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 1889 को माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, ध्यान देंगे यहाँ पर। मैथिली शरण को किस छंद पर बादशाहत मानी जाती है? तो इनको हरि गीतिका पर, ठीक है।
हरिगीतिका के लिए मैथिली शरण गुप्त को बादशाहत मानी जाती है। हरिगीतिका क्या है? छंद है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न क्या है? हे प्रभु आनंदम दाता, ठीक है, आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए किस कवि की रचना है? तो यह राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। 22 का ऑप्शन नंबर बी है। हम लोग को भी पढ़ने में थोड़ा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है जल्दी जल्दी में, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है। चलिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता है। चलिए, 23 नंबर प्रश्न क्या है? तुलसीदास जी करते कैसे मानस नाद, ठीक है, महावीर का यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद, किसकी रचना है? तो यह रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, 24 नंबर प्रश्न क्या है आपका? राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को कोयनीपुर, ठीक है, कोयनीपुर गांव में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए, 25 नंबर क्या भैया? त्रिपाठी जी को किस रचना में हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इनको स्वप्न के लिए, ठीक है, हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला था। 26 नंबर प्रश्न क्या है? मैथिली शरण गुप्त की किस रचना पर राष्ट्रीय कवि कहा जाता है? तो भारत भारती की रचना पर इनको राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, ठीक है। भारत भारती कब लिखी गई थी भैया? तो 1912 ईस्वी में, ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा है दोस्तों, गुप्त जी किस काल के कवि हैं? तो गुप्त जी किस काल के कवि हैं? तो याद रखेंगे आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, सन भी याद रखिएगा इनका। चलिए, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है इसमें। 28वां नंबर प्रश्न है आपका, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मूलतः भक्त कवि थे। राम भक्ति कवि, कृष्ण भक्ति कवि, या फिर शिव भक्त कवि, या फिर ब्रह्म भक्त कवि? तो जो मैथिली शरण गुप्त थे भैया, ये आपके राम भक्त कवि थे, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 29 नंबर क्या पूछा है? मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 उत्तर प्रदेश के झांसी के पास चीर गांव में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 30 नंबर क्या है? सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है। 30 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। और ये भी याद रखिएगा, नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को राय भोई की तलवंडी में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी का निधन 70 साल की उम्र में पाकिस्तान के करतारपुर में हुआ था। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, 31 नंबर प्रश्न क्या है आपका? सिखों के कितने गुरु थे? तो सिखों के कुल 10 गुरु थे, ठीक है। अब ये बताइए, इनमें से पूछ लेगा सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो जब याद रहेगा, आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तभी आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए, सिखों के 10 गुरु थे, मैंने 10 के नाम यहाँ पर लिखे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, सिखों के 10 गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। दूसरे थे गुरु अंगद। तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। चौथे गुरु थे इनके गुरु रामदास, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं आपका 5वां नंबर जी गुरु कौन है? 5वें नंबर गुरु थे इनके गुरु अर्जुन देव। 6ठे नंबर के थे गुरु हरगोविंद, ठीक है। 7वें नंबर के गुरु थे गुरु हर राय। 8वें नंबर थे गुरु हर किशन। 9वें नंबर पे थे आपके गुरु तेग बहादुर। और 10वें नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी, तो ज़रूर इस क्लास को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। 32 नंबर प्रश्न है, सिखों के पहले गुरु कौन थे? बताइए। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव थे, ठीक है। इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछेगा कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो जो मैंने पढ़ाया उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 33 नंबर प्रश्न क्या है आपका? सिखों के अंतिम या 10वें गुरु कौन थे? देखिए, यहाँ पर पूछ लिया है आपका। तो सिखों के 10वें या फिर अंतिम जो गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह जी थे। अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान में रखेंगे। 34 नंबर प्रश्न क्या है? कौन से सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की थी? बताइए, कौन से गुरु ने? तो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इन्होंने जफरनामा की रचना की है। चलिए, ये आएगा प्रश्न जरूर जफरनामा वाला, याद रखेंगे।
35 नंबर प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ठीक है, मैं नोट्स पढ़ाने जा रहा हूँ, नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ये आपके हमेशा काम आएगा। ठीक है, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे भैया? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना में हुआ था। वह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के बेटे थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ के 5 प्रतीकों को भी परिभाषित किया था। ये 5 प्रतीक कौन कौन से भैया? ये भी आपके एग्जाम में पूछता है तो ध्यान में रखेंगे। पहला था केस, बिना कटे बाल जिसे कहते हैं। दूसरा था कंघा, जिसे एक लकड़ी की कंघी होती है। तीसरा था कड़ा, ठीक है, एक लोहे का कंगन। ठीक है, आप लोग जानते होंगे जिसे गांव के आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, तो चुल्ला कहते हैं। ठीक है, कड़ा है, कड़ा कहते हैं उसे, एक लोहे का कंगन होता है वह। चौथा होता है कछेरी, ठीक है, सूती अंडरवियर होता है। पांचवा है कृपाण, एक लोहे का चाकू। ठीक है, ये 5 प्रतीक दिए थे, याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 है आपका, गुरु ग्रंथ साहिब किस लिपि में लिखी गई? तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वह आपका गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। 36 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस लिपि में लिखी गई थी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभी हिंदी में पूछता है। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न क्या है आपका, स्वर्ण मंदिर के वास्तुकार कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर के वास्तुकार थे। चलिए, इसमें दोस्तों नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। स्वर्ण मंदिर के वास्तुकार गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, इस मंदिर की नींव 1577 में चौथे सिख श्री गुरु राम दास जी ने रखी थी। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, 15 दिसंबर 1588 को 5वें सिख गुरु श्री अर्जुन देव जी ने इसका निर्माण शुरू किया था। 16 अगस्त 1604 को पहली बार इसे खोला गया था। चलिए, अगला प्रश्न क्या है आपका भैया, 38 नंबर है, गुरु गोविंद का बचपन का नाम क्या था? गुरु गोविंद के बचपन का नाम क्या था भैया, बताइए। तो गोविंद राय। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन का नाम गोविंद राय है। 38 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 39 नंबर क्या पूछा है, मतिराम का रीतिबद्ध ग्रंथ ललित ललाम पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो यह चंद्रलोक का प्रभाव है। ठीक है, जिसे जयदेव पीयूष वर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को ध्यान से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है विचार किस कवि के हैं? तो यह विचार घनानंद जी के हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही। ठीक है, जान परत है काग पीक ऋतु बसंत के माही। यह दोहा किस रचना से लिया गया है? तो यह रचना लिया गया है आपका वृंद सतसई से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा 41 का। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए, दोहा, भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही जान परत के काग पीक ऋतु बसंत के माही, वृंत की रचना। ठीक है, सतसई सप्तक से लिया गया है। यह दोहा पुस्तक के पृष्ठ 190 पर है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। इस पुस्तक का संपादन किसने किया था भैया? श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, यह 1931 में हिंदुस्तान एकेडमी से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है दोस्तों। ठीक है, इस सभी पॉइंट को याद रखिएगा, यह आपके हमेशा काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके आता रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न क्या है, महाभारत और हरिवंश पुराण का पदानुवाद किस रीतिकालीन ने किया है? तो यह किया है गोकुलनाथ जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 43 नंबर प्रश्न क्या है, आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाशन को छंदानुवाद किस रचना कहा है? किस रचना को कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाशन को छंदानुवाद किस रचना को कहा है? तो यह
रस रहस्य को कहा है रस रहस्य मतिराम, ठीक है। 43 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर है आपका प्रश्न, यमक शतसई के रचयिता हैं, यमक शतसई के रचयिता वृंद हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। वृंद की कुछ और रचनाएं हैं, मैंने यहाँ टाइप किया है तो ध्यान रखिएगा। भाव पंचाशिका, श्रृंगार शिक्षा, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, वृंद शतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप, हितोपदेशाष्टक, ठीक है, भारत कथा, ये सब वृंद की रचनाएं हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। पूछेगा हितोपदेश संधि किसकी रचना है, तो वृंद की रचना है, ठीक है। सत्य स्वरूप किसकी रचना है, तो वृंद की रचना है। इन सभी पॉइंट को इसी तरह से प्रश्न पूछेगा और याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 45 नंबर प्रश्न क्या है, संत कबीरदास किसके समकालीन थे, तो संत कबीरदास जी थे वह सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 45 का। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और इसमें टोटल 50 प्रश्न मैंने कहे थे, लेकिन इसमें टाइप नहीं हुए हैं, उसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।